नाज़रीन व नाज़रात, छोटे से वक्फे के बाद आपका होस्ट सैयद अली शान प्रोग्राम शाम हदायत लेकर हाज़िर खिदमत हैं और मेरा आज साथ दे रहे हैं दिफाई एनालिस्ट जनाब मेजर शब्बीर हुसैन और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट फोर्टनाइटली स्पीकर के एडिटर जनाब महबूबुल्लाह भट्ट साहब। अब तक जो गुफ्तगू हुई है उससे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत के अंदर अपने मामलात में सियासी तौर पे तो वो जिसकी चाहे मदद करे, मगर बहसीत नॉन अलाइन मालिक के अलाइंस होने में मेंबर होने के बाइस और अपनी सूरत हाल जैसी कि उसको इस वक्त दरपेश है उसे फ़ौजी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में किसी अग्रेसर के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। और हमने सवाल किया था महबूबुल्लाह भट्ट साहब से कि क्या जब किसी मुल्क का सदर, चाहे वो मुंतखब हो किसी भी तरीके से, धांधली से या जेन्युइन वोटों से, जब उसके ख़िलाफ़ 70 से 90% उसके अपने अवाम उठ खड़े हों और उसको अपनी राजधानी छोड़कर दूसरे ममालिक में भाग जाना पड़े, ये कोई मार्शला नहीं है कि फ़ौज ने तख्ता उलट दिया है, अवाम इतने ज़्यादा निकल आएँ कि उसको वहाँ से भागना पड़े, तो क्या वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरे ममालिक को कहे कि मेरा इक़्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए मेरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दो, मासूम बच्चों को मारो, बूढ़े नौजवानों को मारो, घरों को तोड़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो। इसके साथ ही टेलीफोन लाइंस खुली हैं और अब हम आपको गाहे बगाहे जैसे ही नाज़रीन आप फ़ोन करेंगे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। याद रखिए इस वक्त ये प्रोग्राम बैनुल अक़वामी हालात के ऊपर है। रात को 10 बजे मजहबी प्रोग्राम होगा। अगर किसी ने ऐसी कॉल करनी है जिसमें मिदहत, मनकबत या कोई ऐसी चीज़, तो वो रात को 10 बजे के बाद फ़ोन करे। इस वक्त आपने फ़ोन करना है तो हम करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, आपने फ़ोन करंट अफेयर्स पे करना है। जनाब भट्ट साहब जी, क्योंकि बात सवाल ये है जो आपने किया है, ये ऐसा दुनिया की अगर तारीख से देखा जाए तो आप ये बताइए कि शहनशाह ईरान भाग के नहीं गया था रज़ा शाह पहलवी? क्या उसका ये हक तस्लीम किया गया था कि उसको दोबारा उस मुल्क में इक़्तिदार दिलाया जाए? दूसरी बात यह है कि जब मुल्क के हालात इस तरह के हों कि मुल्क का सदर उस मुल्क में रह ना सके, फ़ौज होते हुए, इंतज़ामिया होते हुए, अपनी ब्यूरोक्रेसी होते हुए, अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने मुल्क में ठहर सके, तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क की अक्सरियत उसके साथ नहीं है। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि उसके पास कोई ऐसा हक है कि किसी दूसरे मुल्क को जाके ये कहे कि मेरी मदद करो ताकि मैं दोबारा अपने मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज हो जाऊं। गो के वो पुराने ज़माने की जब वो पुराना दौर था उसमें ये था कि फ़लाँ, लेकिन वहाँ पर वो आज का सोशल सिस्टम नहीं था, आज का स्टेट सिस्टम नहीं था उस ज़माने में। वो तो ये जिसके पास ताकत है उसने दूसरे पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन आज हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, एक तरक्की याफ्ता और एक महज़ब दुनिया में रहते हैं, उसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे जो है वो मुस्तस्नियात हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन हो, लेकिन वो जैसे कि अभी मैं जैसा फरमा रहे थे कि उसका फ़ैसला जो है वो करना सऊदी अरब के बादशाह का काम नहीं है या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है। उसका फ़ैसला करना जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का काम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठ के तो उस हवाले से बातचीत हो, उस पर गुफ्तगू हो, फिर अगर अक़वाम मुत्तहिदा कोई उसके हवाले से कोई फ़ैसला दे तो उस पर अमल करना तमाम दुनिया के ममालिक जो उस अदारे के मेंबर हैं उन पर फ़र्ज़ हो जाता है। बहुत खूब। तो इस सवाल से ही जुड़ता एक सवाल मेरे जहन में आ गया। पाकिस्तान के बड़े मुदब्बर सहाफ़ी जिन्हें मैं मुदब्बर समझता था, लेकिन कल के बाद से मैंने समझना छोड़ दिया, मोहतरम जनाब सलीम साफ़ी साहब, उनका ये कहना है कि जी अगर हम इस वक्त यमन में बागियों का साथ दें तो फिर हमें दाश का भी साथ देना पड़ता है और जो सीरिया के अंदर अनरेस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम, अहमद मैं दोबारा आया हूं। जी जी अहमद पूछना चाहता हूं जी जी कि क्योंकि आप तो मेरा हक है, आपने इजाज़त ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, जब GHQ पे हमला हुआ था, जब कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, क्या सऊदी अरब वालों ने कहा था कि हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं? किसी इस्लामी मुल्क ने
उस वक्त ये कहा था कि हम पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, सिपा सापा जैश मोहम्मद, वो मौलाना पिंडी वाले जो बुर्का पहन के निकले थे, वो इन्होंने पैसे दे दे के हमारे मुल्क में मदरसे कायम कर करके हमारे मुल्क का जो कहते हैं ना मकान की नींव में पानी डाल के बेड़ा गर्क वो बिल्डिंग गिरने वाली हो गई। तो उस वक्त तो किसी को एहसास ना, दुख तकलीफ ना पहुंची, बल्कि जो शेर बहादुर थपकी देता है जो पीछे से, वो भी चले गया और छुप छुप के अभी नए तरीके से तदबीरें बना के हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क, इसलिए कि ये एटमी ताकत है, ये करना चाहते हैं और हमारे मुसलमान के अकल के अंधे हैं, इस तरफ वापस देखते नहीं कि ये उनका क्या, उनका हासूल क्या है, क्या चाहते हैं वो। बस आप मेरे साथ समझ होंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दें जरा जो आप। खुदा हाफिज़। जी मेजर साहब, वो कह रहे हैं कि क्या मुसलमान अक्ल के अंधे हैं जो दूसरों के आगे लग के आपस में एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं? और जब पाकिस्तान तबाह हो रहा है तो क्या किसी भी इस्लामी मुल्क ने ये कहा है कि हम ये जो आपके 60,000 सिविल और फौजी मर चुके हैं, इसमें हमारे भी कुछ मरने के लिए शामिल कर लीजिए? देखें जी, ये तो हम पहले भी डेलिब्रेट कर चुके और ये हम सबको एहसास है, इसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है, इसी चीज़ के बारे में शऊर की ज़रूरत है, इसी बारे में लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जनाब असल में दुश्मन कौन है। आप वाकई कई दफ़ा इंसान ये समझता है कि यार ये किस तरह से हम लोगों के क्या कानों पे, आँखों पे वाकई पर्दे पड़ गए हैं कि हम ये सारा कुछ नहीं देख पाते कि हमारा असल दुश्मन कौन है और हमारी मुश्किलात क्या हैं। जिस तरह से मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि हमें भी ज़रूरत नहीं है किसी की हकीकतन बाहर की ताकतों की कि हमारी आके मदद करें। हम खुद इस काबिल होना चाहिए, अपने अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व करना चाहिए पॉलिटिकली टेबल पे बैठ के। जिस हम सब के इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे अपने घर के अंदर इख्तलाफात होते हैं, हम सारे के सारे उन इख्तलाफात को दूर करते हैं बातों से, कभी किसी को डांट के, कभी कुछ ना कुछ करके, लेकिन आपस में किसी न किसी मकाम पे आते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के तल्लुकात ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली आई वुड थिंक कि हम चूँकि उन पे इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिलाई करते रहे हैं और ये सारे का सारा शाखसाना जो है वो करप्शन पे बेस्ड है। अगर आप इस सारे सिलसिले को भी थोड़ा सा स्टडी करें, जब आपने सऊदी अरब से मदद ली है, वो मदद जो है वो आवाम की फलाह के लिए काम नहीं आई, वो इन दी पर्सनल किटीज़ ऑफ दी रूलर क्लास या रूलिंग क्लास, चाहे वो जर्नल हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो डिक्टेटर है या जो भी कोई है या ब्यूरोक्रेट है, तो उस पे ज़्यादा, और उनको भी ये सारा कुछ पता रहा है। तो अब उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं बार बार यही कहता हूँ कि शऊर की ज़रूरत है, जहालत को मिटाने की ज़रूरत है, लोगों को इस चीज़ पे आने की ज़रूरत है कि वो किसी तरीके से हक़ के बारे में ये विज़न रख सकें कि जनाब ये सही है और ये गलत है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कोने से आ रहा है। आप प्लीज़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? मैं अज़हर खान बात कर रहा हूँ। जी अज़हर खान साहब कहाँ से? वेल्स से। जी फरमाइए, आप आज के मौजू के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? मेरी बात तो ये है कि 2-3 सिंपल बातें हैं। जी जी। जब नवाज शरीफ साहब गए तुर्की में तो उनको आगे कर दिया ईरान के साथ, तो उनको चाहिए था ईरान वो खुद जाता। अभी ईरान का सफीर जो आया पाकिस्तान को, तो इनको तीनों को एक होना चाहिए। और सिंपल बात, आखिरी मसला जो है सुलह ही है, सुलह के बगैर काम नहीं चलेगा और सबको समझाना चाहिए, सब एक हो जाएं। और हमको सुलह चाहिए कि हम ऐसे ही एक दूसरे को मारें जाएं, एक दूसरे को बुरा कहें, तो ये हमारे लिए सबको लिए फायदा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात की जो उन्होंने बात की है, बहुत खूब। बट साहब आपसे मैंने सवाल किया था जी, वो दरमियान में रह गया था क्योंकि हमने कॉलर का जवाब देना चाहा था कि सलीम साफ़ी साहब ने इस वक्त तो हौसी कबाइल हैं या वहाँ की जो अनरेस्ट है उसको ताबीर दे दिए तालिबान अलकायदा। और उनसे जब हम तालिबान अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को देखते हैं तो आज तालिबान ने पाकिस्तान के 8 ताजिरों के गले काट दिए। इस्लामिक स्टेट को देखते हैं तो उसने तो जो उसके काबू आता है, वो चाहे गैर मुल्की है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे जो भी है, उसके गले काट रहा है। और यही हाल अलकायदा का है। दूसरी तरफ जब हम हौसी कबाइल को देखते हैं तो 70% जंग के बावजूद पाकिस्तान के 4000 के करीब लोग में से एक भी मरे बगैर, अपनी जायदाद खोए बगैर, एक थप्पड़ खाए बगैर
बाहिफाजत वहाँ से निकल के अपने मुल्क पहुँच चुका है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया के, जर्मनी के और चाइना के तो आपको मालूम है कि अभी जहाज़ों में से उतर के आ रहे हैं। तो ये कैसे दहशतगर्द हैं? सलीम साफी के मुताबिक सवाल भी किया और साथ का जवाब भी किसी हद तक दे दिया। देखिए कि जो मेरा अपनी स्टडी है वो ये है कि आप यमन में जो लोग हैं जिनको बागी तस्वर किया जा रहा है, हालांकि बागी नहीं है, बागी तो डिफरेंट उसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उनको तालिबान के साथ या दाश के साथ या ISIS के साथ आप उनसे नहीं मिला सकते। जवाब काफ़ी हद तक आपने दे दिया। और मैं भी यही कहूँगा कि पाकिस्तानी बहुत से लोग उधर रहते थे, कोई ऐसी यानी कि वो बावजूद कोशिश के ऐसा एक भी वाक़या वो तलाश नहीं कर सके जिसमें ये कह सकें कि हूसी कबाइल के एक से ताल्लुक़ रखने वाले या सऊदी अरब की जारहियत का शिकार होने वाले कबाइल ने, उनमें से किसी ने किसी पाकिस्तानी को मारा है और या किसी पाकिस्तानी का इस्तेहकाक मजरू किया है या उसको इवन इस हद तक उसको जलील भी किया हो। बल्कि शवाहिद ये आ रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर यमन में रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ उसने सलूक से पेश आ रहे हैं। अब ये देखा जाए कि जो पाकिस्तानी बाहर आए हैं यमन से, जो खसूसी फ़्लाइटें गई हैं और पाकिस्तानियों को लेके आई हैं, तो वो यमन में रहने वाले लोग उनको रोक भी तो सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। तो ये मैं नहीं समझता कि तालिबान और दाश वगैरह के साथ आप उनको शामिल कर सकते हैं, ये एक डिफरेंट सी बात है। ये मेजर साहब, हमने देखा है कि जब भी अनरेस्ट होता है और कौमें उठती हैं, और ख़ुसूसन मुसलमान कौमें जहाँ भी उठी हैं, और उनके जिन्हें अभी IS और दाश और अल-शबाब मिली या जो भी नाम उनको दे लो, उन्होंने कत्ल गातगरी की है। तो ये कैसे बागी हैं कि अब तक मार पड़ने की इतलात मिल रही हैं, उनके बच्चों के जले हुए जिस्म मगरबी मीडिया दिखा रहा है, घर तबाह हुए हुए हरमैन शरीफैन की तरफ से दिखा रहा है, मगर अभी तक उनकी तरफ से एक गोला या एक गोली भी हरमैन शरीफैन की यानी सऊदी अरब की ज़मीन पर नहीं आई, और ना ही उन्होंने अब तक किसी भी दुनिया के शख्स को थप्पड़ तक नहीं मारा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट आपने जो भी स्टेटमेंट दी है, एक जो भी कोई सलीम साफ़ी, वो चूँकि अब मशहूर एक सहाफ़ी है और उसका एक अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन ये बड़ा अजीब सा नुक्ता नज़र है, और किसी भी शऊर इंसान को ये समझ से बालातर है कि आप उसको उनके साथ किस तरह से, जिस तरह से आपने भी कहा, भट्ट साहब ने भी कहा, उनके साथ कंपैरिजन तो है नहीं, कंपैटिबिलिटी है नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जनाब, उनको तो आप अगर एज पाकिस्तानी देखें तो आप सऊदीज़ के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं। आपके जो अवाम जो हैं, जो 1.5 मिलियन पीपल वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, अगर आप उनके तासरात सुने, ज़माने अमन में ज़रिया मुआश की तलाश में जो लोग वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पे जाके काम करते हैं, जिस तरह का सलूक वो बर्दाश्त करते हैं सऊदी से, जो कि हम आम हर रोज़ यूट्यूब पे और वैसे भी बाकी लोगों से सुनते रहते हैं, किस ज़िल्लत का शिकार होते हैं, किस तज़लील का शिकार होते हैं वो सारे के सारे। अगर आप उसका मुआजना यमन वालों का जो आप अभी बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है और जिस तरह से जितने लोगों को फैसिलिटेट किया है उससे विड्रॉल के चक्कर में और बाहर निकालने के चक्कर में, तो आपको तो वहां पे शर्म आनी चाहिए कि जनाब, आपका तो उनसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि वो एक ऐसे लोग जो जंग का शिकार हैं, जो जुल्म का शिकार हैं, जिनको अपने बच्चों की अमवात हो रही हैं, गोलाबारी हो रही है, वो आपके साथ हुस्न सलूक। आपने टीवी पे देखा है, हमने, वो आपको पानी दे रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, आप क्या देखते नहीं है किस तरीके से वो वेस्टर्न टीवी दिखा रहा है। हाँ, और कोई नहीं, आप इस तरह की सारी चीजें तो आपके अपने भी सारे के सारे लोग दिखा रहे हैं, और आप उसके बरअक्स देखें, वो आम अवाम जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। आप तो, मेरा मतलब, दिस इज रिडिकुलस टू मी, दिस सच अ कंपैरिजन इज एब्सोल्युटली प्रोपोस्टरस। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि कोई ऐसा शख्स इस तरह की बात भी करे। तो इस चीज़
कम से कम आई कैन नॉट बाय दिस, इसका कोई सर पैर नहीं बनता। और जिस तरह से आपने कहा, ये जितनी बाकी दाइश है, IS है, ये शबाब मिल्ली, क्या है शबाब मिल्ली है, ये तो प्योर टेररिस्ट, मतलब ये तो इंसानियत के दुश्मन लोग हैं। शबाब मिल्ली कुछ अल शबाब है, देखो शबाब मिल्ली तो जमात इस्लामी का है, लेकिन वो शबाब से अल शबाब है, तो वो भी जमात इस्लामी नहीं। ये बेसिकली देखें, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। आप प्लीज़, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको फ़िरका वारियत का रंग ना दिया जाए, इसको कौमियत का रंग ना दिया जाए, इसको लोगों को, ये इंसानों को ये देखने की ज़रूरत है कि इंसानियत से कितना नीचे गिरा हुआ काम है और कौन है जो इंसानियत से नीचे गिरा हुआ है। तो आप अगर उसको जनरलाइज करके भी देखेंगे तो आपको बहुत वाज़े तौर पे ये समझ आ जाती है कि कौन एग्रेसर है, कौन जालिम है और कौन मजलूम है। इसलिए पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है, अगर आप अपने आप को अच्छा इंसान कहलवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप हक का साथ दें, आप जालिम का साथ ना दें, आप वहां पे खड़े ना हो जहां पे कल आपको शर्मिंदगी हो। बाकी जो आपके ऊपर रिपरकशंस होने हैं, जो पाकिस्तान की अपनी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उसमें जिस कदर हम पिसे हुए हैं, उसका तो हर किसी को अंदाज़ा है। हम सब ने ये देखा है पिछले 30-35 साल में या 40 साल में, जितना जब से मुझे शऊर है अपनी ज़िंदगी का, मैंने अपने आप को, उस सोसाइटी को नीचे से नीचे ही जाते देखा है ना। कोई अगर इस पे कोई ये कह सके, अदरवाइज अगर आप देखें तो दुनिया तो तरक्की की मनाजिल जो है वो तय से तय करती जा रही है। दुनिया तो अपने रहन सहन के तरीके को बेहतर से बेहतर करती गई है। क्या हम इतने गिरे हुए हैं? तो हमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो हमें तो अपनी बेसिक्स को सीधा करने की ज़रूरत है ना जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कौन कहाँ से? जी, मैं सैयद आरिफ बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी आरिफ साहब, आप आज के मौजू पे क्या बात करेंगे? बस एक दो गुजारिशात करनी है। जी। पहली बात तो ये है कि मैं पैनल के साथ 100% जो है इस बात पर एग्री करता हूँ कि ये जो मसला चल रहा है यमन में, ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, हरगिज शिया सुन्नी मसला नहीं है। और इसे जानबूझकर शिया सुन्नी मसला इसलिए बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे शिया सुन्नी पॉपुलेशन के दरमियान जो है उसको फसाद में तब्दील किया जाए, लेकिन ये हरगिज शिया सुन्नी मसला नहीं है। और सऊदी अरब जो ये मसला इस तरह से उठा रहा है शिया सुन्नी का, उसका मकसद ये है कि शियों के खिलाफ जो है वो दुश्मनी पैदा की जाए और फसाद बर्पा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी हासिल की जाए। तजुब की बात यह है कि यही लोग जो हैं, यानी ये ज़ैदी शिया जो हैं, ये अगरचे मसलक के एतबार से, अपने फिका के एतबार से हनफी मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। इन्हीं लोगों का साथ सऊदियों ने 60 की दहाई में, जब 1962 में ज़ैदियों की हुकूमत को खत्म किया गया था और ये मिस्री तर्ज पे वहां पे एक फौजी इनकलाब आया नॉर्थ यमन में, मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर, एक मिनट तक आप काट दिया करें। इन्हीं ज़ैदियों का साथ सऊदियों ने दिया था। जी जी, मुख्तसर कीजिए। ये अच्छे थे, जी जी, आज ये बुरे हो गए। ये हुसियों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, ये 2004 से चल रही है। जी जी। और ये जो है ये और अगर देखा जाए तो उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा सिर्फ इतना ही है ना कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो मुल्क में, जमहूरियत हो, इंसाफ हो, करप्शन को खत्म किया जाए और उसके अलावा जितने भी यमन में जितने भी लोग हैं उन्हें यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उन्हें हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, मुझे आपको काटना पड़ा। हम कह रहे हैं कि काले काफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जनाब। नकवी बोल रहा हूँ जी नकवी साहब, हुक्म।
یہ عرض ہے بس دنیا کا دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ اس پہ ہی بات کرنی ہے تھوڑی سی آپ کے پہلوں کو بھی سلام جی ہو۔ جی جی وعلیکم السلام مختصر تھوڑا تاکہ ہم زیادہ کالے لیں ٹائم بھی تھوڑا ہے موضوع بہت بڑا ہے نہیں میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ شیعہ سنی کی بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب شیعہ سنی بنا رہا ہے جی پہلے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں صرف ایک سوال ہے اپنے جرنلسٹ بھائی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کا امام جب پہلے ہی کعبہ میں ہوا ہو اور وہ متبرک شیعوں کے لیے زیادہ ہوگا یا دوسروں کے لیے زیادہ ہوگا ماشاءاللہ یہ اس بات کی کر حرمت چکی ہیں اس کی حرمت شیعوں کے لیے زیادہ ہوگی یا کسی دوسرے کے لیے ہوگی اس کا جواب اگر چاہیں تو میں دے دوں کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ آپ دیکھیں کہ جس قوم نے اب تک قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ قوم کا پیچھے اس کا شجرہ نسب دیکھیں تو وہ یزید کی نسل اس طریقے سے آیا ہوا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبے پہ منجنی کے استعمال کی تھی اور وہی اب تک چلا آ رہا ہے سلسلہ ابھی تک تو وہاں پہ شیعوں کا کیا وہاں پہ ہوگا شیعہ تو اس کے کعبے کو اپنے امام کے گھر کی طرح پہچانتے اور عظمت کرتے ہیں اور جہاں تک تعلق اس بات کا میں ختم کر دیتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ جاریت کسے کہتے ہیں جاریت اگر یہی ہے کہ اگر اسرائیل جاریت فلسطین پہ کرے تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں اور سعودی عرب اگر یمن کے مسلمانوں پہ جاریت کرے تو ہم اپنی فوجیں بھیجیں اسی کا نام جاریت ہے اسی کو جاریت کہتے ہیں کیا اسی کے تو یہی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ باتیں تو کافی کرنے والی ہوتی ہیں لیکن چونکہ آپ وقت نہیں دے رہے اس لیے میں بھائی سے صرف یہ 2 سوال ہی کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جواب دینا چاہیے بہت شکریہ جناب نقوی صاحب آپ کا بھی جواب عارف صاحب آپ کا بھی جواب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور پھر دیتے ہیں مگر احمد صاحب میں بریک سے جانے سے پہلے آپ کو سامنے اور تمام دوستوں کے سامنے ایک بات رکھتا چلا جاؤں کہ سعودی عرب ہمارا بہت پیارا بڑا عظیم بڑا قریب بڑا ہی میٹھا دوست ہے یہ سلیم صافی صاحب نے کہا ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے مجھے پرسوں ٹیکسٹ ایک صاحب نے کیا ہے وہ میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سعودی عرب ہمارا بہت دوست ہے مگر آپ سعودی عرب سے شادی نہیں کر سکتے سعودی عرب بہت اچھا دوست ہے مگر آپ سعودی عرب میں بغیر کفیل کے کاروبار نہیں کر سکتے سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے مگر آپ اس کی سول سروس اور فوجی سروسز میں ملازمت نہیں کر سکتے سعودی عرب ہمارا بہت پیارا دوست ہے مگر آپ اس کی نیشنلٹی نہیں لے سکتے سعودی عرب ہمارا بہت اچھا بڑا قریبی دوست ہے ہماری جان اس پہ قربان ہے مگر نہ آپ وہاں پہ کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں نہ وہاں کسی یونین میں شامل ہو سکتے ہیں چلتے ہیں ایک بریک کی طرف